गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज महामैराथन रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करने से पहले बस यही है आपसे कहना कि अगर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे फेसबुक पेज एएमयू क्लासेस 8 को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी वीडियो जाते हैं। और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की, जो आपके स्क्रीन पे मौजूद है। प्रश्न का कहना है, अमृता शेरगिल ने भारतीय रंगों का नाटकीय प्रयोग करना किस चित्रकार से सीखा था? अमृता शेरगिल ने भारतीय रंगों का नाटकीय प्रयोग करना कौन से चित्रकार से सीखा था? वो भी पाश्चात्य चित्रकार थे। क्या वो सेजान थे, ओंद्रिया, पिकासो या गोगेन? तो कौन है इनमें से वो पाश्चात्य कलाकार जिनसे अमृता शेरगिल ने भारतीय रंगों का नाटकीय प्रयोग करना सीखा था? पहला प्रश्न स्क्रीन पे आपके है और पहले प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे। उम्मीद है कमेंट्स आपके आना शुरू हो गए होंगे। तो पहले प्रश्न का सही जवाब मित्र होगा डी, गोगिन को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है, प्रश्न संख्या 2, काला चांद नामक चित्र के चित्रकार कौन है? किसने बनाया है काला चांद नामक चित्र? सतीश गुजराल ने, शोभा सिंह, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा? तो ड्रॉप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। शेयर तो जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से ही कुछ और फैमिली मेम्बर हमारे आएंगे तो कुछ नई चीज़ें वो भी ज़रूर लेके आएंगे। ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा आपका सतीश गुजराल का बनाया हुआ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का है, सोनी महिवाल। सोनी महिवाल जो प्रसिद्ध चित्र है, इसको किसने बनाया है? सतीश गुजराल ने, शोभा सिंह ने, अर्पणा कौर या अमृता शेरगिल? ठीक है। सोनी महिवाल प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार का बनाया हुआ है? एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी राजस्थान आरपीएससी में फार्म भरा है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का फर्स्ट ग्रेड का पेपर वाला होने वाला है, उसमें कला का भी पेपर है, तो वो हमको पीडीएफ ज़रूर सेंड कर देगा। ठीक है, पीडीएफ हमें ज़रूर सेंड कर देगा। मेरे व्हाट्सअप पे नंबर है, ग्रुप में भी है, या फिर जहाँ भी हमें मैसेज ज़रूर करेगा। अगर नहीं होगा नंबर तो मैं दे दूँगा, वो ज़रूर पीडीएफ सेंड करेगा। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मित्रों, शोभा सिंह ने बनाया है सोनी महिवाल नामक चित्र। अगला प्रश्न है, अजंता की कौन सी गुफा सबसे पुरानी मानी जाती है? ध्यान दीजिएगा, मानी जाती है, 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन अजंता की उस गुफा को सबसे पुरानी मानी गई है, माना जाता है। कह लीजिए, क्या वो गुफा संख्या 4 है जिसे सबसे पुराना माना गया, गुफा संख्या 6 को माना गया, गुफा संख्या 9 को, या फिर गुफा संख्या 15 को? तो मित्रों, गुफा संख्या 9 को अजंता के सबसे पुरानी मानी गई है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, वज्रपाणी बोधिसत्व का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? वज्रपाणी बोधिसत्व का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 6 या गुफा संख्या 7? कल कमेंट्स में एक हमारे महाशय का कमेंट्स भी था कि सर टीजीटी का पेपर कब होगा? तो मित्र, घबराने की ज़रूरत नहीं है। टीजीटी 2022 का ये पेपर बहुत जल्द होगा, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है। इसका एग्ज़ाम थोड़ा आपको हमको पढ़ाने का आपको अच्छा मौका मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है कि कुछ और भी जो बच्चे हैं वो कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द होने की पूरी संभावना पेपर की है। और इस प्रश्न का सही जवाब है गुफा संख्या 1। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की धातु मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? नृत्यांगना की धातु मूर्ति की जो हाइट है वो कितनी है? ये प्रश्न
TGT 2021 में पूछा जा चुका है, इसलिए इस पे घमासान बहस मत छिड़िएगा। NCERT में जो दिया है उसी को हम लोग कन्फर्म आंसर मानेंगे और वही 100% कन्फर्म है। रीता प्रताप में भी कई जगह अलग अलग दिया है, तो उस पर मत जाइएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो पूछना है कि नृत्यांगना की धातु की मूर्ति ऊंचाई कितनी है, तो मित्रों उसकी ऊंचाई थी 10.5 सेंटीमीटर। कितनी? और यही 100% कन्फर्म आंसर भी है। कहीं भी जाइएगा इसी को आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को चित्र किसको कहते हैं? फ्रेस्को जो चित्र होता है किसे कहते हैं? कैनवास पे बने चित्र को, तेल चित्र को, भित्ति चित्र को, या जल रंग चित्र को? ठीक है, चलिए लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमारे फेसबुक पेज AMU क्लासेस आर्ट फॉलो करना मत भूलिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है हम्बल कि उस पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिए, वहाँ भी कुछ ना कुछ आपको वीडियो में मिलते रहेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब मित्रों है भित्ति चित्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा प्रश्न संख्या 8 है ये। यामिनी रंजन राय का नाम किस क्षेत्र में दिया जाता है? यामिनी रंजन राय का नाम किस क्षेत्र में दिया नहीं लिया जाता है? ठीक है, यहाँ ल होगा, लिया जाता है। मूर्तिकला के क्षेत्र में, संगीत कला के क्षेत्र में, ललित कला के क्षेत्र में, या ड्रामा के क्षेत्र में? यामिनी रंजन राय साहब जो भारतीय लोक कला से प्रभावित आधुनिक कलाकार थे और उनका जो है जिस क्षेत्र में लिया जाता है नाम वो है ललित कला। अगला प्रश्न है 9 नंबर, चंबा के श्री प्रेमलाल क्यों मशहूर हैं? श्री प्रेमलाल जो चंबा के हैं वो किस लिए जो है मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं? चित्रकला और डिजाइनर के लिए, मूर्तिकला के लिए, नृत्य के लिए, या फिर वाद्य कला के लिए? ठीक है, तो चंबा के रहने वाले हैं श्री प्रेमलाल और किस लिए वो मशहूर हैं मित्रों? तो वो मशहूर हैं चित्रकला और डिजाइनर के लिए। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहाड़ी चित्रकला, इस पुस्तक के राइटर कौन हैं? LC पार्थी, डॉक्टर कृष्ण कुमार, किशोरी लाल वैद, या PL कपूर? तो चलिए कमेंट्स का सिलसिला जारी होगा। उम्मीद है कि आज के आंसर भी पूरी कोशिश करेंगे बेस्ट देने की। पहाड़ी चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, ये हमारा प्रश्न संख्या 10 का पूछना है और इसका सही जवाब मित्रों है किशोरी लाल वैद। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? शोभा सिंह आर्ट गैलरी बैजनाथ में है, आंद्रेता में है, उड़ीसा में है, या डलहौजी में है? ठीक है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी वही शोभा सिंह जिन्होंने अभी अभी आपने पढ़ा सोनी महिवाल नामक चित्र को बनाया। और ये आर्ट गैलरी मित्रों कहाँ मौजूद है? ये मौजूद है आंद्रेता में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, सुप्रसिद्ध चित्र युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया? युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा अमृता शेरगिल ने बनाया, नंदलाल बोस ने बनाया, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर MF हुसैन ने? पांडवों में जो युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा किस कलाकार का चित्र है? तो मित्रों उसको बनाया था बंगाल शैली के नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है, हिंदू और मुस्लिम पेंटर के रूप में किसे जाना जाता है? हिंदू और मुस्लिम पेंटर दोनों ही रूपों में
नासिक किशन को जाना जाता है, मीर कासिम को, गुलाम मोहम्मद शेख को या सजनू को? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हिंदू और मुस्लिम पेंटर के रूप में जाना जाता है। तो मित्रों, हिंदू और मुस्लिम पेंटर के रूप में सजनू को जाना जाता है। सजनू को जो है मोहम्मदी भी कह के पुकारा जाता था। क्या? मोहम्मदी, मोहम्मदी उर्फ सजनू। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकार, साहित्यकार और चित्रकार सैरिक ने अपने जीवन के अमूल्य 20 वर्ष कहाँ बिताए? कलाकार, साहित्यकार, चित्रकार सैरिक ने अपने जीवन के जो अमूल्य 20 वर्ष थे वो कहाँ बिताए थे? मुबारकपुर में, भागसूनाथ, कसौली या नगर कुल्लू में? ठीक है। तो अपने जीवन के 20 बरस गुजारा सैरिक ने, जो कि एक कलाकार, साहित्यकार और चित्रकार थे, और वो जगह था जहाँ उन्होंने गुजारा था नगर कुल्लू। कौन सी जगह थी मित्रों? नगर कुल्लू वो जगह थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, सम्राट अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं उसकी लिपि पाली लिपि है, ब्राह्मी लिपि, प्राकृत लिपि या संस्कृत लिपि? ठीक है। तो चलिए ड्रॉप करिए, फटाफट लाइक करिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करिए, और चलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं पहले क्या होगा। तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तक्षशिला जो है, जो पाकिस्तान में है आपका, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? गांधार कला के लिए, प्रारंभिक वैदिक कला के लिए, महाराणा कला के लिए या फिर गुप्त कला के लिए? तक्षशिला जो है वास्तव में किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। तो मित्रों, तक्षशिला जो है वो गांधार कला के लिए प्रसिद्ध है। किस कला के लिए प्रसिद्ध है मित्रों? गांधार कला के लिए प्रसिद्ध है आपकी तक्षशिला। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना इसमें, कि एच की पेंसिल चित्रकारी के काम आती है, 2H की पेंसिल बहुत मुलायम होती है, HB पेंसिल मध्यम होती है या HB पेंसिल बहुत सख्त होती है? ये 4 विकल्प पेंसिलों के गुणों के बारे में दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा गुण कथन के हिसाब से सही है। ठीक है। तो कथन के हिसाब से सबसे सही जो गुण है वो है C, HB पेंसिल मध्यम होती है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, मूर्तिकार के चेहरे की आकृति बनाते समय आंखें, मूर्तिकार के चेहरे की आकृति बनाते समय जो आंखें हैं वो केंद्रीय रेखा पर बनाई जाती हैं या केंद्रीय रेखा से ऊपर बनाई जाती हैं या केंद्रीय रेखा से नीचे बनाई जाती हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए, क्या कह रहा है। मूर्तिकार के चेहरे की आकृति बना सकते, यानी मूर्तिकार जो है मूर्ति के चेहरे की आकृति बनाते समय उसकी आंखें, मूर्तिकार जो है मूर्तिकार के चेहरे की आकृति बनाते समय आंखें केंद्रीय रेखा पर बनाई जाती हैं, केंद्रीय रेखा से ऊपर, उससे नीचे या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मित्रों, इसका सही जवाब होगा केंद्रीय रेखा पर बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, मानव आकृति का अनुपात उसके सिर के माप का कितना गुना होता है? मानव आकृति का अनुपात उसके सिर के माप का
कितना गुणा होता है? 8 सही 1/2 गुणा, 12 गुणा, 7 सही 1/2 गुणा, या फिर 9 गुणा। ठीक है। मानव आकृति जो होती है, मानव की जो आकृति बनती है उसका अनुपात जो होता है, उसका जो सिर होता है, उस सिर के माप का कितना गुणा होता है? पूरी आकृति उसके सिर के माप का कितना गुणा होता है? ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, शानदार प्रश्न हैं आज के इस मैराथन के। उम्मीद करूंगा आपको काफ़ी पसंद आएंगे ये भी, और अच्छा प्यार मोहब्बत बाकी वीडियो की तरह आप देंगे। इसका सही जवाब मित्रों 7 सही 1/2। ठीक है। अगला प्रश्न है, रंगों का अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, इसमें नीले रंग का क्या प्रभाव होता है? रंगों का अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, बिल्कुल सही बात है, वो हर रंग का एक अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। तो पूछ रहा है इसमें जो नीला रंग है उसका क्या प्रभाव है मनोवैज्ञानिक? उत्तेजक का, शांति का, प्रसन्नता का, या कोमलता का? देखिए प्रश्न का जो स्टाइल है पूछने का बस थोड़ा सा अलग है। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है, नीले रंग का, जो नीला रंग होता है आपको कौन सा भाव देता है? सीधा सीधा प्रश्न को पूछ रहा है, ये प्रश्न है, लेकिन बस थोड़ा सा घुमाया है कि रंगों का अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, तो इसमें नीले रंग का क्या प्रभाव, यानी नीले रंग कौन सा भाव आपको देता है, प्रकट करता है? तो मित्रों वो शांति का। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है, कटाइज पेपर जो होता है वो समतल और मोटा होता है, और इस पर जो कटाइज पेपर होता है वो समतल और मोटा होता है, और इस पर काली स्याही से चित्रांकन किया जाता है, पेंसिल रंगों से कार्य किया जाता है, जल रंगों का प्रयोग हेतु होता है ये, या पेंसिल व पोस्टर रंगों के लिए उपयुक्त होता है। मतलब कटाइज जो पेपर होता है वो समतल और मोटा होता है, और इस पर इसमें से क्या किया जाता है? काली स्याही से चित्रांकन, पेंसिल रंगों से कार्य, जल रंगों का प्रयोग, या फिर पेंसिल और पोस्टर रंगों के लिए ये उपयुक्त होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है। तो मित्रों हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है डी, पेंसिल और पोस्टर रंगों के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रूप, अनुपात, संतुलन, लय, प्रधानता और रंग, यह 6 मुख्य अंग किसके लिए महत्वपूर्ण हैं? रूप, अनुपात, संतुलन, लय, प्रधानता और रंग, ये 6 जो हैं मुख्य अंग वस्तु चित्रण के लिए उपयुक्त है, महत्वपूर्ण, वस्तु का रूपांकन के लिए, चित्र संयोजन के लिए, या विज्ञापन चित्रण के लिए। चलिए फटाफट उत्तर देते जाइएगा, और फॉलो मित्रों ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा मेरे फेसबुक पेज को। फॉलो ज़्यादा से ज़्यादा, यही लोगो है वहाँ पे भी कर लीजिए, वहाँ भी आप एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं प्रश्न को डाल के। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है चित्र संयोजन। ठीक है। अगला प्रश्न है, संतरी, जामुनी और हरा रंग क्या कहलाते हैं? संतरी, जामुनी और हरा रंग क्या कहलाते हैं? प्रथम नहीं है, प्रथम है। प्रथम रंग कहलाते हैं, द्वितीय रंग, तृतीय रंग, या चतुर्थ रंग? संतरी, जामुनी और हरा रंग ये कौन से कैटेगरी के रंग कहलाते हैं? तो मित्रों ये सेकेंडरी रंग यानी द्वितीयक रंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, ड्राइंग को शिक्षा में क्या स्थान दिया गया है? ड्राइंग जो है उसको शिक्षा में क्या स्थान दिया गया है? जो भाषा में साहित्य को दिया गया है वो वही दिया गया है ड्राइंग को शिक्षा में, जो भाषा में डायलेक्ट को दिया गया है वो भी वही ड्राइंग को भी दिया गया है स्थान शिक्षा में, या फिर जो भाषा में उच्चारण को दिया गया है वो ड्राइंग को शिक्षा में स्थान दिया गया है, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न को पहले आप समझ लीजिए, जरूरी है समझना आपको। ये पहले प्रश्न पूछ रहा है कि जो भाषा में साहित्य को, जो भाषा में डायलेक्ट को, जो भाषा में उच्चारण को स्थान है, इनमें से ड्राइंग को शिक्षा में क्या स्थान है? यानी ड्राइंग को शिक्षा में
क्या स्थान दिया जाएगा इनके अनुसार? तो मित्रों, जो भाषा में डायलेक्ट को दिया गया है स्थान, वही ड्राइंग को शिक्षा में स्थान दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक में चित्रकला की विधि लिखी हुई है? ध्यान दीजिएगा, चित्रकला की विधि की बात कर रहा है। चित्रकला की विधि लिखी हुई है किस पुस्तक में? शिल्प शास्त्र में, नाट्य शास्त्र, चित्रलक्षण या फिर कामसूत्र। ठीक है। तो किस पुस्तक में चित्रकला की विधि लिखी हुई है? तो मित्रों, चित्रकला की विधि जो है वो शिल्प शास्त्र में लिखी हुई है। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का है कि वैदिक काल में चित्रकला का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? वैदिक काल में चित्रकला का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से, अप्रियदेव, भृगु ऋषि या यह सभी? ध्यान से देख के केयरफुली इस प्रश्न का आंसर पुटअप करिएगा। ठीक है। कह रहा है कि वैदिक काल में चित्रकला का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से, अप्रियदेव, भृगु ऋषि या यह सभी? ठीक है। तो अगर इस प्रश्न का दो तरीके से उत्तर संभव है। इस प्रश्न का उत्तर जो है दो तरीके से संभव है। एक तो वैदिक काल में चित्रकला का ज्ञान, कला का ज्ञान हमें ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हम यह सभी भी दे सकते हैं, क्योंकि ऋग्वेद था तो ऋषि मुनि भी थे, उन्हीं के द्वारा चर्चा हुआ। अप्रिय देव, ये सभी शामिल हो सकते हैं। तो इसका दो तरह का उत्तर होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी हो तो जरूर बताइएगा। यह सभी भी हो सकता है या फिर ऋग्वेद ही होगा एक सिर्फ। ठीक है। अगला प्रश्न है, अकबर के राज दरबार में कौन से प्रसिद्ध चित्रकार थे? अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो अबुल समद थे, फारूक बेग, खुसरो कुली या यह सभी? सम्राट अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार इस विकल्प के अनुसार, वैसे तो बहुत सारे चित्रकार उनके दरबार में रहे हैं, संगीतकार रहे हैं, बुद्धिमान रहे हैं लोग, लेकिन इस विकल्प के अनुसार प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार में जो थे वो यह सभी थे, अबुल समद, फारूक बेग, खुसरो कुली। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कला में रागमाला चित्रों को से क्या पता चलता है? राजस्थान की कला में जो रागमाला चित्र है उससे क्या पता चलता है? शैली में साहित्य का, संगीत का, चित्रकला का या सभी की समन्वयता का? राजस्थान की चित्रकला में जो रागमाला चित्रों से, जो रागमाला के चित्र हैं, उससे हमें क्या पता चलता है? तो मित्रों, उससे हमें सभी की समन्वयता का पता चलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य विषय वियोग था, प्रेम था, संयोग था या इनमें से कोई नहीं? तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के बाद ज़रूर आपने लाइक शेयर किया होगा, फेसबुक पेज को हमारे ज़रूर फॉलो करेंगे आप। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं फाइनल सबमिट करूँगा थोड़ी देर में अपने प्रश्न को, और इस प्रश्न का सही जवाब क्या है पहले ये देखेंगे हम लोग। तो इसका सही जवाब है प्रेम। कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? प्रेम, जो कि राजा संसार चंद के समय में फली फूली कांगड़ा शैली। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि पहली कक्षा में, फर्स्ट कक्षा में कला सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कौन सी कला सामग्री का उपयोग करना चाहिए पहली कक्षा में? ठीक है। कोयला का,
चाकू या मिट्टी का, पेंसिल का या यह सभी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ चाकू नहीं है, ये चाक है, चाकू हो गया है चाक। ठीक है। क्या कह रहा है कि पहली कक्षा में कौन सी कला सामग्री का उपयोग करना चाहिए? कोयला का, चाक या मिट्टी का अथवा मिट्टी का, पेंसिल का या इन सभी का। ठीक है। तो पहली कक्षा में मित्रों इन सभी कला के लिए सामग्री के यूज़ में कोयला, चाक और मिट्टी और पेंसिल, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्यार मोहब्बत इस पर भी बनाए रखेंगे, शेयर लाइक के साथ, प्यारे कमेंट्स के साथ। और आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और अच्छे प्रश्नों के सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।